हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 8 लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए दोस्तों, और इन्हें शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो जैसा वर्तमान समय में आप महिलाओं और पुरुषों की स्थिति को देख रहे हैं कि दोनों एक समान हमारे समाज में माना जाता है, दोनों की स्थिति बराबर है। लेकिन अभी से अगर हम 200 साल पहले जाएं और 200 साल पहले की बात करें तो ये स्थिति बहुत ही विकट थी और बिल्कुल ही उलट थी। उस समय महिलाओं को ना कोई अधिकार था, ना उन्हें समान समझा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें एक जो है मनुष्य के भांति भी उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि आज से 200 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, उनके साथ क्या प्रताड़ना की जाती थी, किस तरीके की प्रथाएं उन पे जो है लादी जाती थी। तो आज के चैप्टर में हम इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने के बाद उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए जो है उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति के साथ शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाओं को इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके जो है मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपने इच्छा अनुसार जो है अपने पति को भी नहीं चुन सकती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी वर्तमान स्थिति है हमारे समाज की, उसमें है कि लड़कियों को हर तरह का अधिकार प्राप्त है। हालांकि कुछ ऐसे सीमित को छोड़ दे जो गरीब हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ऐसा नहीं होने देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत हद तक पिछले की तुलना में बहुत हद तक लड़कियों को अधिकार प्राप्त है। यहाँ की लड़कियाँ वोट डाल सकती हैं जो वर्तमान समय में हैं, और वोट डालने के साथ साथ चुनाव लड़ सकती हैं। अपने अनुसार शादी किससे करना है ये भी तय कर सकती हैं। यहाँ तक कि वो लड़कों के साथ पढ़ती हैं और पढ़ाई पूरी हो जाने पर जो है जॉब भी कर सकती हैं। लेकिन पहले अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो ऐसी कोई भी जो है स्वतंत्रता जो है महिलाओं को नहीं दी गई थी। आइए देखते हैं उसको। 200 साल पहले इनके हालात बहुत ही भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी जो है कम उम्र में ही करा दी जाती थी, जिसे बाल विवाह कहा जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक जैसे जो है एक से अधिक पत्नियाँ जो है बहुपत्नी की प्रथा थी कि वो जो मर्द हैं वो एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है विधवा औरत को भी शादी करने की जो है आज़ादी नहीं थी। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह जो है स्वेच्छा से जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर जो है महिमा मंडलित किया जाता था। सती का जो है शाब्दिक अर्थ होता है सदाचारी महिला। जो महिलाएं अपने मन से है जो है सती हो जाती थी उसका तो कुछ नहीं था, लेकिन जो नहीं सती होना चाहती थी उनको भी जबरन जो है मदिरा पानी ये सब करवाकर और जो है सती करवा दिया जाता था, है ना। संपत्ति पर भी महिलाओं का जो है अधिकार बहुत सीमित था। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। एक हम बोले कि जो सोच होती है बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाले लोग कि एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो उसका पति मर जाएगा। अरे जब पति पढ़ रहा है तो उसकी पत्नी नहीं मरेगी, लेकिन पत्नी पढ़ लेगी तो उसका पति मर जाएगा। मतलब सोचने लायक बात है कि किस हद तक उनका जो दिमागी लेवल, मतलब ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि इस तरीके की जो क्रूर जो है उनका हर एक काम ही था, है ना। और जो महिलाएं जो है सती नहीं होना चाहती थी उनको ज़बरदस्ती सती करा दिया जाता था। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे ये महिला को ऐसे आग में डाल रहे हैं लोग। सती प्रथा का ये चित्र है। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती प्रथा की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है। सती प्रथा को पूरी समाज के लोग जो है बर्बरता कहकर पुकारते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही जो है बर्बर हैं। वहाँ ऐसी जो है मानव के साथ ऐसी व्यवहार की जाती है ना। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था।
ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे, जैसे कि जो ब्राह्मणों द्वारा हम बोले कि जो वर्ण दिए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को खुद जो है ऊंची जाति का माना जाता था। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ जो है वैश्य कहलाती थी, जो है इनका स्थान उनके बाद आता था, है ना। फिर काश्तगर, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम में जो सबसे निचली पायदान में पर ऐसी जातियाँ थी जो गाँव शहर को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति वाले दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, जो है स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के अधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाना जो है छूट नहीं था नहाने की, है ना। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तो समाज में जो है बस स्त्रियों के साथ ही भेदभाव नहीं किया जाता था। कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो जिन्हें निचली जाति का दोयम दर्जे का माना जाता था, उनके साथ भी बहुत बताया कि अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अगर ये मानते थे कि ये लोग बाहरी जो है साफ़ सफाई करते हैं नालों की और इसीलिए ये दूषित है, जो है ये अछूत है, तो अगर ये साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो आप लोग तो रोग जो है जो जकड़ लेगी आपको, आप तो बहुत जल्दी ही मर जाओगे। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आता था कि साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। बस इन्हें ये दिखता था कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं इसलिए हम इनसे जो है अलग रहें, ये जो है इनका जो है जाति भ्रष्ट है, हमारे समाज में आएंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो मानसिकता वाले लोग थे, 200 साल पहले की बात की जा रही है, हालांकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग मानते हैं अभी भी। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे फ़ायदे जो है कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। तो जब कानून सख्त हो जाता है या फिर जब वहाँ का जो है शासक वो सख्त हो जाता है तो ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिसे जो है सबको मानना पड़ता है, तो समानता जो है इसी से लाई जाती है। तो परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, इसको देखते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे समाज सुधारक भी थे जिन्होंने बहुत हद तक परिवर्तन लाया हमारे समाज में, है ना। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में संबंधित बहस, मुबाहिशे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्ची और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी, जिनके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था, है ना। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोग जो है अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर जो है पुरुष और स्त्रियों में के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी हो सकती थी। तो उस टाइम जब एक हमारे समाज में जो है उस टाइम का समाज तो जो था उस एक क्रांति की तरह जो संचार हुआ, संचार व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, है ना। तो उसमें किताबें छपने लगी, जो है वो सस्ती हो गई, लोग पढ़ने लगे, उनके दिमाग में भी कुछ विचार आए, फिर उन्होंने ही भी लिखना स्टार्ट किया। तो एक दूसरे का जो है विचारों का जो है आदान प्रदान समाज में होने लगा, एक दूसरे को लोग जानने लगे कि क्या सोचते हैं और लोग क्या सोचते हैं। इससे जो है बौद्धिक क्षमता जो है समाज में बढ़ी। इस तरह की बातें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रॉय, जिनका कार्यकाल 1772 से 1833 तक है, इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन बनाया था। राजा राम मोहन रॉय को जो है लोग सुधारक कहते थे। इसका कारण था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवस्था को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो राजा राम मोहन रॉय भी मानते थे कि जो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान हैं जिनको जो है समाप्त करना होगा, और लोग अगर समझ नहीं रहे तो उन्हें समझाना होगा कि आपको इनसे बाहर निकलना है, जो है आप अलग तरीके से भी अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, कुछ भारतीय थे जो पश्चिमी शिक्षा का जो है समर्थन कर रहे थे, उनमें से राजा राम मोहन रॉय का भी मैंने नाम लिया था। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, है ना। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किसी तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था, जो है उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ये बात जो है राजा राम मोहन
मोहन रॉय ने बताई है ना। और यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का जो है चित्र लगा हुआ है, आप इसको देखिए। ये हैं राजा राम मोहन रॉय, प्रसिद्ध धर्म जो है सुधारक, हमारे समाज सुधारक, है ना। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है हमारा कि विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, तो इसको देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेख के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में जो है विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक जो है छाया थी, उनकी जो एक समाज में जो उनकी पहचान बनी हुई थी, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में, विद्यमान व्यक्ति के रूप में बनी हुई थी, है ना। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। अब आप ये बताइए कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनकी सहायता से ये पाबंदी लगाई गई थी। राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसके बाद के सुधारकों ने भी वही अब किया, है ना। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच को समर्थित करता हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक जो है परंपरा के खिलाफ है। तो राजा राम मोहन रॉय ने, क्योंकि हर सुधारक आप देखेंगे कि जो है पुराने शास्त्रों का ही, पुराणों का ही जो है सहायता लेता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो लोग थे वो इन ग्रंथों पर विश्वास करते थे, ये मानते थे कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसकी इज्जत करते थे। तो अगर ऐसे नहीं समझते थे तो उनको उसी भाषा, उन्हीं के जो है भाषा में उनको समझाने की प्रयास इन लोगों का रहता था। तो बोलते थे कि देखो जो आप कर रहे हो बिल्कुल जो है अनिष्ट है, किसी भी पुराण, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है। तो कुछ लोग जो ऐसे मान के चलते थे कि हमारी जो परंपरा है वो ग्रंथों से ऐसे चली आ रही है, तो इस भावना को जो है इनके द्वारा जो है तोड़ दिया जाता था, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंत तक वो कामयाब भी हुए इसको प्रतिबंधित करने में, है ना। तो आगे देखते हैं, इन्हीं की तरह एक और धर्म सुधारक हमारे सामने आएंगे, तो उनको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति झूल रहा है। इसको कहते हैं कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह के कष्ट का सहन करता है ना। वे अपनी खाल में जो है कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों को और अनुष्ठानों को बराबर करके इनकी आलोचना की, तो इस त्यौहार की खास तौर पर आलोचना की जाती है। अब सोचिए कि किस तरीके के कष्ट इनको होते थे, किस हद तक ये कष्ट सहते थे, और बस किस लिए कि वो भगवान खुश हो जाएंगे। इस तरीके के जो है एक बोले कि अगर जो है वर्तमान समय में अगर कोई ऐसी जो है कृत्य करे तो हमारे समाज में उसको डायरेक्ट पागल ही घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी ऐसे होते हैं जो भगवान को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इस तरीके से जो है इन सब को आप सोच सकते हैं किस तरीके से जो है इनकी मानसिकता और किस तरीके से ये दर्द सहते थे, और इनको ऐसा लगता था कि ऐसा करने से जो है भगवान खुश हो जाएगा। तो इसको भी जो है ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत थी। अंग्रेजी से बर्बर, अनिष्ट, बहुत सारे जो है वर्ड्स का जो है यूज़ करके इनकी जो है आलोचना किया करते थे। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये एक बॉक्स दिया गया है, पहले हम उन्हें लकड़ियों से में बांध देते हैं। बताया गया है कि किस तरीके से जो महिलाएं इस सती प्रथा को नहीं कहती थी कि नहीं हम अपने पति के साथ नहीं चलेंगे, उन्हें किस तरीके से जो है मदिरा पानी ये सब पिलाकर और जबरन उनको जो है आग में डाल दिया जाता था। तो ये आप खुद देख लेंगे घर पे, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक और धर्म सुधारक जिनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में जो है काफ़ी प्रयास किए, है ना। इन्होंने भी ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और यहाँ तक कि उनका जो है बहिष्कार भी किया। तो इस तरीके के जो धर्म सुधारक आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी जो है किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं किया। इनके सामने भी समस्याएं आती थी, लेकिन समाज में जो है अपने ही कुछ लोग होते थे जो इनके जो है बातों को नहीं मानते थे, इनके विचारों को समर्थन नहीं देते थे, है ना।
19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों तक फैलता गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशालिंगम पुंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखिए। इसके बावजूद विवाह करने वाली जो है विधवा महिलाओं की संख्या भी बहुत कम होती थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह के रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध कर रहे थे। तो एक विधवा जिसकी जो है पहले शादी हो चुकी थी, उसके पति के मरने के बाद इतनी आसानी से समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। अभी भी जो है ऐसा है कि इतनी आसानी से उस जो है महिला को स्वीकार नहीं किया जाता है, या तो फिर उसकी शादी उसी के साथ होगी जिसकी शादी पहले हो चुकी है, उसकी भी पत्नी जो है गुजर चुकी है। मतलब बहुत कम ही ऐसा केस देखेंगे कि एक विधवा महिला की शादी एक पुरुष जिसने कभी शादी नहीं की, उसकी फर्स्ट शादी है, उसके साथ हो रही है ना। तो ऐसा है। आगे देखते हैं कि आगे का जो है क्या टॉपिक है हमारा। उससे पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, देखिए दयानंद सरस्वती का। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। इनका जो कार्य था वो इनका एक लक्ष्य बोले तो हिंदू धर्म को सुधारने का था कि उसमें जो कुरीतियाँ व्याप्त है उसको जो है ख़त्म किया जा सके, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि लड़कियाँ स्कूल जाने लगती हैं, तो किस तरीके से इन्होंने जो है सामना किया इन सब का, और लड़कियाँ अंततः स्कूल भी जाने लगी। तो देखते हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को जो है शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह की प्रारंभिक स्कूल खोले गए तो बहुत सारे लोग जो है उनसे डरने लगे। लोगों को भय हो गया कि जो है स्कूल वाले जो है लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, क्योंकि जो है पहले जो सोचते थे कि लड़कियों का बस कार्य जो है घर में चूल्हा चौका तक ही होना चाहिए, है ना, सीमित कर दिया था। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को डर लगता था कि जो है इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर ही रहना चाहिए, है ना। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पति या फिर पिता की देखरेख में ही घर पर ही पढ़ाना जो है स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने अपनी जो है बच्चियों को स्कूल जाने नहीं दिया, इस डर से कि अगर वो स्कूल जाएंगी तो जो है घर का काम नहीं करेंगी, और कुछ लोगों को सार्वजनिक स्थल से जाना पड़ेगा तो उससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। और कुछ ऐसे सोचने लगे कि अगर ये बाहर जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे उदार जो है माता पिता थे, कुछ ऐसे उदार पति थे कि जिन्होंने चाहा कि भाई हाँ शिक्षित होना चाहिए लेकिन वो घर में ही पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने भी बाहर जाना स्वीकार नहीं किया लेकिन घर में ही उन्हें पढ़ाया। तो आगे देखते हैं। कई महिलाओं ने जो है बिना किसी के मदद लिए ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, है ना। आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक में आपने एक जो महिला थी उनका नाम था राष्ट्र सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था, है ना। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाहट में जो है चोरी छुपे पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिर हिस्से में आर्य समाज द्वारा बंगाल में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। जो देखिए ज्योतिबा फुले का भी बहुत योगदान है स्त्री शिक्षा में, है ना। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उनके घर पर ही पढ़ाने के लिए जो है शिक्षिका रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयत का हवाला देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कहा कि हमारे भी जो है आयत ऐसी कहीं नहीं लिखी गई है कि स्त्रियों को जो है शिक्षा नहीं देनी चाहिए, है ना, इन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का जो है सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में भी जो है पढ़े। तो इस तरीके से जो है लोगों ने एक प्रयास किया जिसके वजह से धीरे धीरे लोग इस बात को समझ पाए कि स्त्रियों को भी पढ़ाना चाहिए। और कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि उनके जो है बच्चियाँ घर से बाहर जाकर पढ़े, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को घर पर ही पढ़ाया। कुछ ऐसे पति जो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी बाहर जाए तो उन्होंने घर पर ही पढ़ाया। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिनको घर से कोई सपोर्ट नहीं था, वो रात के अंधेरे में छुप छुप कर जो है दिए के टिमटिमाहट के साथ पढ़ती थी, है ना। आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक और चित्र दिया गया है, हिंदू महाविश्वविद्यालय का चित्र है ये। 19वीं शताब्दी में जब जो है लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि जो है लड़कियों को जो है पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कों की पढ़ाई लिखाई की तुलना में कम जो है मतलब उतना हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना, उनका लेवल जो है कम होना चाहिए। लेकिन हिंदू महिला विश्वविद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो लड़कों को दी जाती थी, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि महिलाओं के बारे में जो है महिलाएं सीखने लगी, तो देखते हैं 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा किया। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला, है ना। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे का रखा है। इनका मानना था कि जो पुरुष वर्ग है ना, प्रत्येक धर्म का जो पुरुष वर्ग है वो चाहता है कि महिलाएं उनसे 2 दर्जे में ही रहे। वो नहीं चाहता है कि महिलाओं का जो है उत्थान हो, उनकी जो स्थिति हो उनके लेवल तक आए। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सा तो कुछ शिक्षक बनने लगी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उनसे समाज में महिलाओं की स्थिति पर जो है अपने आलोचनात्मक विचार जो है प्रकाशित करने लगी। पूना में घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित किया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की है। तो ताराबाई सिंधे जिन्होंने जो है घर से ही रहकर पढ़ाई करी थी, उन्होंने अपनी स्त्री पुरुष तुलना में पुस्तक में बताया कि किस तरीके से जो है पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता था, है ना। वहीं जो है संस्कृत की महान विद्वान जो है पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दिया जाता था। वहाँ महिलाओं को एक ऐसे चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी रोज़ी रोटी चला सके। तो जो महिलाएं जो सीख रही थी, जो आगे बढ़ रही थी, जो टीचर बन रही थी या फिर जिन्होंने पढ़ लिख कर कुछ डिग्रियां हासिल कर रही थी, वो भी आगे प्रयास कर रही थी कि जो हमारे जो समाज में और भी स्त्रियाँ हैं जो अभी नीचे दबी हुई हैं उनको धीरे धीरे ऊपर लाया जाए, है ना, उन्हें भी अपने अधिकार के बारे में बताया जाए। तो इन्हीं में से पंडिता रमाबाई थी और उन्हीं में से ताराबाई सिंधे भी थी, है ना। आगे देखते हैं। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे में लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि जो है हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके को अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक जो है संस्कार नष्ट हो जाएगा। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। तो कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जो ये जो है बदलाव देखकर सह नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो ये महिलाएं हैं घर से बाहर निकल रही हैं और ये पश्चिमी तौर तरीके को जो है अपना रही हैं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। जो हमारे द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़ कर जो है प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली और स्कूल और शिक्षा के केंद्र भी खोले और महिलाओं को संगठित किया, है ना। 20वीं सदी की शुरुआत से हुए महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुधार और शिक्षा के लिए अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूहों के द्वारा जो है उनको कहती थी कि भाई ऐसे कानून लाओ जिससे कि महिलाओं का उत्थान हो, है ना। उनसे कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग को समर्थित किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, परंतु उनका कहना था कि जब स्वतंत्रता मिलेगी तब, लेकिन अभी हमें अंग्रेज़ों को कैसे बाहर निकालना है, अंग्रेज़ों के विरोध में जो करना है उसके लिए आप जो है उस पर कॉन्सनट्रेट करो, है ना। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जो है जोर लगाना चाहिए। तो इस तरीके के जो है हमारे समाज में जो नेता थे उनका भी कहना था कि अभी जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दो, अभी हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, तो पहले आप उसमें जोर लगाओ, है ना। ये आपका जो ऊपर पिक्चर दिख रहा है ये पंडिता रमाबाई का जो है पिक्चर लगाया हुआ है।
ताराबाई सिंधे के द्वारा जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी गई थी उसका एक अंश यहाँ पे है। वो कहती हैं क्या औरतों को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती है जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई मानो महिलाएं जो है पुरुष से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हैं। क्या वे धूल चट्टानों और जंग लगे लोहों से बनी हैं और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरतों का जो है औरत का पति मर जाता है तो उसके साथ क्या हश्र होता है। ना ही आता है उसके लहलहाते बाल को साफ कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक मिले। उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है। क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह भागी है, दुर्भाग्य उसके साथ जो है उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देख नहीं पाते हैं। ये सब अशुभ मान। तो ये जो ताराबाई सिंधे के द्वारा कहा जा रहा है कि जब एक जो है पति किसी स्त्री का जो है पति मर जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसकी बालें मुड़वा दी जाती हैं, जो है उसको कहीं शुभ अवसर पर कोई शादी विवाह से बहिष्कृत कर दिया जाता है, वहाँ पे नहीं जाया जाता है, जाने दिया जाता है क्योंकि ये लोग अशुभ मानते हैं ना कि ये जाएगा तो फिर ये जाएंगी औरतें तो अशुभ हो जाएगा ऐसा कुछ। तो आगे जो हमारा एक बॉक्स दिया गया है बाल विवाह के विरुद्ध कानून लाया गया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र लगा हुआ है बाल विवाह के विरुद्ध कानून लाया गया जिसमें जो है लड़के की उम्र जो है तय कर दी गई और लड़कियों की उम्र भी तय कर दी गई कि इससे कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी होगी तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी, है ना। तो वर्तमान समय में फिर से संशोधन किया गया है इस शादी वाले कानून में। तो आप बताइएगा कि वो उम्र लड़कियों को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ना। तो जो लड़कियों का उम्र बताया गया कि वो 16 होनी चाहिए और लड़कियों की जो है लड़कों की 18 साल होनी चाहिए शादी के लिए, जो कानून बनाए गए थे कुछ 100 साल पहले सॉरी। जाति और समाज सुधार देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय जातीय व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उच्च जातियों के लोग भी थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक जो है भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जो है जातीय फायदे कानून का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए एक नया साधन मिलने लगे थे। उस समय बहुत सारे गांव गरीब लोगों के शहरों में निकल पड़ी नौकरियों की तलाश में वो गांव छोड़कर शहर जाने लगे थे। नए कारखानों और नगरपालिकाओं में नई नौकरियों को जो है की भर्ती निकल रही थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग जो नलियाँ साफ करते थे उन्हें निचली जाति का समझा जाता था, उन्हें शूद्र कहा जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। लेकिन जब इस तरीके का जो है व्यवहार उनके साथ होने लगा तो एक नगर पालिका में एक व्यवस्था लाई गई जिसके तहत उन्हें नौकरी दी जाने लगी जो लोग साफ सफाई करते थे, है ना। कुछ ऐसे लोग उन्हें अवसर भी मिला कि वो बाहर जाकर कारखानों में काम कर सके या फिर बाहर कहीं भी शहर में जाकर काम कर सके। तो वो इस हिसाब से जो उनके साथ गांव के अंदर जो छुआछूत जैसी व्यवहार होता था उनके साथ, उससे उनके जो है दिमाग पर बहुत असर पड़ता था। तो वो इन सब से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए वो जो है ऐसी नौकरियों की तलाश में जो है गाँव से चले जाते हैं शहर की ओर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें जो है ऐसी जो उच्च वर्ग के जो बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होती है। वहाँ की कक्षा के बाहर पढ़ना है आपको, वहाँ के जो है सार्वजनिक स्थल है, वहाँ का जो पानी पीने का जो है घड़ा उससे भी आपको पानी नहीं पीना है। इस तरीके के जो दोयम दर्जे का व्यवहार जो निचली जाति के बच्चों के साथ किया जाता था, उसके लिए जो है स्कूल ईसाइयों ने एक स्कूल खोला। तो उससे उनको भी एक रास्ता मिला कि भाई हम भी पढ़ सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। उस समय की जो मज़दूरों की मांग थी, यहाँ पे बोला जाए कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी, है ना। शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वालों और नालियाँ साफ करने वाले सफाई कर्मियों की जो है वहाँ पे आवश्यकता थी। यह श्रम कहाँ से आया?
इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों में के गरीब जो है शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा होने लगी थी। तो ये शहर जाने लगे और वहाँ पे जो है मजदूरी करने लगे ये लोग, है ना। निम्न जातियों के लोग भी थे उनमें। कुछ लोग जो है असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों में काम करने चले गए। इन नए स्थानों पर काम अक्सर जो है बहुत कठोर होता था, परंतु गरीब निचली जाति के लोगों को यह गांवों में सर्वर्ण जातियों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छुटकारा निकालने का एक मौका था। तो हालांकि ये जो है कठोर तो होता था, लेकिन उनके ऊपर जो गांव में जो व्यवहार किया जाता था उनके साथ, उससे वो बहुत परेशान थे। तो उससे वो बाहर निकलना चाहते थे। तो सोचा कि चलो वो कम से कम हमें ये तो डेली एहसास नहीं कराया जाएगा कि हम जो है छूत हैं, अछूत हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, है ना। इसलिए इन्होंने इस काम को भी जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जा रहा है और उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जाति के ही होते थे, है ना। तो देखिए, जब सिर्फ नलियाँ साफ जो है नली साफ करने वाले को ही अछूत नहीं माना जाता था। जूता कौन बनाता है, जो जूते बनाने वाले लोग थे उनको भी जो है अछूत माना जाता था। जूते कौन बना सकते थे, तो देखिए चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची की जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। तो जब विश्व युद्ध हुआ तो उस टाइम पे जो है सैनिक वर्ग जो उनको जो जूतों की आवश्यकता पड़ी, उससे जो है उन्हें इन्हीं के पास आना पड़ा कि भाई हमें जूते चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई आपको जूते चाहिए, हमें इतनी जो हीन नज़र से, हीन भावना से आप लोग देखते हैं, तो हम जूते तभी देंगे जब उसकी ऊँची कीमत इन्होंने लगा दी कि इस कीमत पर अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। तो इससे जो है इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जूते बनाते जो है यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है, दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे जो जूते बना रहे हैं, ये बनवा रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम भी आने लगे, जैसे कि साफ़ सफाई के अलावा जो और भी कार्य थे। इसके अलावा दूसरी नौकरियाँ भी आने लगी सामने। उदाहरण के लिए सैनिकों की आवश्यकता होने लगी, है ना। तो लोग सैनिकों जो है छूत माने जाने वाले जो महार समुदाय के जो बहुत सारे लोग होते थे, उनको महार रेजिमेंट में जो है भर्ती कर लिया गया और उन्हें भी जो है अलग तरीके की जो सिपाही जो है सिपाही वाला नौकरी मिल गया उन्हें भी। और दलित आंदोलन के नेता जो BR अम्बेडकर हैं, उनके पिता सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। तो किस तरीके से जो है अलग अलग जब लोग गांव से निकले तो उन्हें जो है अलग अलग प्रकार की जो है नौकरियां मिली। कुछ लोग साफ़ सफाई, कुछ लोग जो है ईंटा ढोने का कार्य, तो कुछ लोग बोझा ढोने का, पर विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलिप्त हो गए। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे देखिए, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर वर्ग जो है स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में जो है तमाम छोटे मोटे जो है काम होते थे वो कर लिया करते थे, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी जो है लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिए। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच भी काम किया। हरिदास के जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल जो है कहा जाता है। वहाँ एझाओ जाति की श्रीनारायण गुरु अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रख रहे थे। उन्हें जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों को उनके बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही होती है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मत्तम ओरु देवम मनुष्यानु। उनका कहना था कि मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ही ईश्वर है ना। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जाति के थे
और उनके बीच की ही काम कर रहे थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो है प्रभुत्वशाली जातियों पर अपना अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया। किन्होंने किया, किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? श्री नारायण गुरु, है ना। ये देखिए श्री नारायण गुरु का यहाँ पे चित्र लगा हुआ है। यहाँ पे गुलामगिरी से तो आपके दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा, किसने लिखी, है ना, इसमें क्या है, आइए देखते हैं इसको। तो गुलामगिरी एक पुस्तक का नाम है जिसकी रचना ज्योतिबा फुले ने की। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोल दिया कि आर्य होने के कारण वे और श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों और आर्यों के आने से पहले यहाँ जो मूल निवासी रह रहे थे उनको हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीची और निम्न जाति कहकर संबोधित करने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह धरती यहाँ के देसी लोगों, इनका कहने का मतलब था कि निम्न जाति के जो लोग हैं उनका है। तो जो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जो आप अभी इतना श्रेष्ठ बन रहे हो कि हम श्रेष्ठ हैं, ये निम्न जाति के हैं, आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप तो आ रहे हो, आप तो विदेशी हो, आप तो बाहर से आकर यहाँ पे बस गए हो युद्ध करके, लोगों को पराजित करके, है ना। यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो संपत्ति है, यहाँ तो मूल निवासी जिसे आप निम्न कहकर संबोधित कर रहे हो उनकी है ना, आपकी तो है ही नहीं। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र जिसे श्रमिक जाति और अति शूद्र जिसे अछूत कहकर संबोधित करते थे वे लोग को जातीय भेदभाव खत्म करने के संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समाज के समर्थकों को में मुहिम चलाई कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमें निम्न कहकर संबोधित कर रहे हैं वो तो हमारे देश के हैं ही नहीं, वो तो विदेशी हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक कविता लिखी। उनकी एक पुस्तक, उसमें एक कविता थी गुलामगिरी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, है ना। इस तरह उन्होंने भारत को निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार के गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरी की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में किनके नेतृत्व में चल रहा था ये आंदोलन, आपको याद रखना होगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना। तो ऊपर जो ये बॉक्स दिया गया है इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है कि मंदिरों में कौन जा सकता था। तो कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको मंदिरों में जाने पर मनाही थी। ऐसा माना जाता था वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा कि भाई अगर ये लोग हमारे मंदिर में आएंगे तो हमारा मंदिर का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, यहाँ के देवता है जो वो नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी मान्यताएं थी। चलिए देखते हैं कि इस रूढ़िवादी मान्यता को कैसे तोड़ा गया, है ना, किनके द्वारा तोड़ा गया। B.R. अम्बेडकर एक महान जाति में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर ज़मीन पर बैठा दिया जाता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी भी नहीं पीने की इजाज़त थी, है ना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिला। 1919 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
जो है ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित लोग भी जो है मंदिर के जलाशय को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पानी पी रहे हैं, है ना। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों से प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह को जो है कितनी जो है बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है ना, कितनी मजबूत है। तो यहाँ पे आपको एक मंदिर का चित्र दिख रहा है, मदुरई का मंदिर, जिसमें जो है इस आंदोलन से पहले इसमें जो है महार जाति के जो लोग थे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब अम्बेडकर ने जो है आंदोलन चलाया तो फिर उन्हें ये अनुमति प्राप्त हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है गैर ब्राह्मण आंदोलन, इसको देखते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क यह था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज थे जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों और को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती भी दी। तो जो ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली थी, है ना, उन्होंने जो है ये तर्क दिया। पेरियार नामक एक प्रसिद्ध ईवी स्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से जो है अलग अलग इंतजाम किया गया है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों को उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि वे अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। किन्होंने? पेरियार ने, है ना। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। तो पेरियार जो थे वो स्टार्टिंग से एक सन्यासी थे। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य भी बने थे। वो जब वो एक पार्टी में गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो समाज में भी जो है विभाजन है, यहाँ पे भी जो है खाने पीने का जो भी व्यवस्था थी उसमें भी दो दर्जे का जो है व्यवस्था किया गया था, एक उच्च और एक निम्न, है ना। तो इसे देखकर वो बहुत ही दुखी हुए और फिर उन्होंने वहाँ से चले गए वो, और फिर उन्हें लगा कि अब जो है जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें जो है अपने अधिकार के लिए खुद ही लड़ना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा, है ना। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से वे मनु द्वारा रचित संहिता जैसे भागवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो पेरियार का मानना था कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जैसे भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया, ये सब में जो बातें कही गई हैं वो ब्राह्मण जो है उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो पुरुष हैं वो स्त्रियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इसको जो है इसी का सहारा लेते हैं ना। ये दलित लोगों को सहज रास नहीं है। निम्न जाति नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन के उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जा रहा है उसे जो है वही रहने दिया जाए, है ना, जो है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है और औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और ये आज भी चलने चाहिए। ये जो रूढ़िवादी लोग थे ये नहीं चाहते थे कि जो अंतर जो आपको समाज में दिख रहा है ये कभी ख़त्म हो। ये चाहते थे कि नहीं, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए और इसे भी जो है धार्मिक रूप से इसको भी मान्यता दे देनी चाहिए कि ये भी जो है ग्रंथों में लिखी हुई है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में बताया गया जिसकी स्थापना 1830 में हुई थी। यह जो है मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का जो है विरोध करती थी ये जो है, और इसके सदस्य अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करते थे और ये विभिन्न धर्म आदर्शों और खास तौर से ईसाई धर्म के विचारकों की आलोचना जो है करते थे, है ना। नकारात्मक और सकारात्मक पर जो है ये जो मुख्य रूप से जो मूर्ति पूजा, ये कर्मकांड जो होते थे इनका जो है विरोध करते थे। ब्रह्म समाज में जो है किशोर चंद्र सेन का भी हाथ था, इनका भी योगदान इसमें माना जाता है ना। आगे जो है डेरिजियो द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया था 1820 के दशक में जो है
हेनरी लुई विलियम डेरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने विद्यार्थियों को जो है परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की जो है सत्ता पर जो है सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा युग की जो है यंग बंगाल मूवमेंट भी उनके द्वारा जो है जारी किया गया था। इसमें विद्यार्थियों ने जो है रीति रिवाज पर जो है उंगली उठाया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की गई और सोच पर जो है स्वतंत्रता की जो है बात की गई है ना। और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की जो विवेकानंद के बारे में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये देखते हैं इसमें क्या है। और ये जो है यहाँ पे चित्र लगा हुआ है हेनरी डेरेजियो का, ये चित्र है। इनके द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, अभी आपने पढ़ा है ना। यहाँ पे देखिए कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु जो है उनके नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और अनिवार्य श्रम के लिए जो है मुक्त लक्ष्य था। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, इन्होंने जो है 1893 में शिकागो में विश्वधर सम्मेलन में जो है भाग लिया था और इन्होंने एक बहुत ही जो है लोकप्रिय भाषण दिया था, है ना। तो इसी से जो है प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड में एक विवरण मिलता है कि ऐसे विद्वान में धर्म प्रचारकों को भेजना जो है मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो इस तरीके से जो हमारे जो विवेकानंद थे उनके बारे में। और अगला जो है प्रार्थना समाज, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है विवेकानंद का चित्र लगा हुआ है, इसको देखिए। और प्रार्थना समाज की जो है स्थापना जो 1867 में जो बम्बई में की गई थी और इसका जो लक्ष्य था जाति भेदों को खत्म करना, जो है बाल विवाह का उन्मूलन करना। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा का पर भी जोर दिया गया था, है ना। वहीं वेद समाज है, तो मद्रास में 1864 में जो है वेद समाज की स्थापना होती है। वेद समाज ब्राह्मणों से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करना और विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए भी काम किए गए। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व में जो है अंधविश्वासों पर अनुष्ठान की सख्त निंदा की है। तो एक अलीगढ़ आंदोलन जिसका जो है नेतृत्व करता सैयद अहमद खां थे। 1875 में जो है अलीगढ़ में जो है मोहम्मद जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है उसको। और यह मुसलमानों को जो है पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषय की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, है ना। अलीगढ़ आंदोलन, इसके जो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है सैयद अहमद खान का, जो अलीगढ़ आंदोलन के जो है नेतृत्व करता थे। वहीं पे एक सिंह सभा आंदोलन है, इसको देखिए। तो जो है इसमें सिख सुधारवादी संगठन के रूप में सिख सभा का जो है सिंह सभा की स्थापना की गई थी 1873 में अमृतसर में, फिर वहीं 1879 में जो है लाहौर में। तो इसमें भी मुख्य रूप से वही अंधविश्वास, जाति भेदभाव पर का आलोचना किया जाता था। तो जो भी उस समय के जाति सुधार के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उसमें जो मिली जुली ही उनका जो उद्देश्य हुआ करता था, है ना। तो आपने ज्योतिबा फुले की जो है गुलामगिरी पुस्तक के बारे में पढ़ा। उसमें ज्योतिबा फुले ने जो है अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बारे में ही बताया था, है ना, कि किस तरीके से वहाँ पे दासों के साथ व्यवहार किया जाता था और उसको भारत से कैसे जोड़ा। तो उसमें यही बताया गया है कि जो है काले गुलामों को जो है गोरे बगान मालिक उनको खरीदते थे बगानों में कार्य करने के लिए। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है। गुलामों की बिक्री दक्षिण कोरिया, कैरोलिना, अमेरिका में जो है 1856 में जो है जैसे कि किसी सामान की जो है बिक्री होती है, जैसे बाजार लगाया जाता है, वैसे ही मनुष्यों का जो है यहाँ पे बिक्री हुआ करता था, है ना, उन्हें बेचा जाता था। तो ये चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है और हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।